चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 10.3 के 14th क्वेश्चन की। और इससे पहले के 13 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में मिल गया होगा और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी आपने देखा है। नहीं देखा तो सब कुछ प्लेलिस्ट में है। और जब आप चैनल पर जाते हो, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हो, तो आपको सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करके दिखेंगे और उन चैप्टर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके सारे लेक्चर्स आपको सीरियल वाइज दिखाई देंगे। तो ऐसे रेंडमली देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो बेटा आपको ज़रूरी है कि आप प्लेलिस्ट से ही जा करके काम करें। और प्लेलिस्ट में जब आप पढ़ोगे तो एक आपका मन भी लगेगा और आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि एक सिस्टम से ही सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ये मैथमेटिक्स है, इसमें आप कहीं से कुछ भी कर लोगे ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 नंबर की, तो सारी बातें हमने कर ली हैं जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल में आएंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखो बिंदु -1,3 से रेखा 3x 4y और माइनस के 16 पर डाले गए लंबपाद। अच्छा, लंबपाद क्या है अभी बताता हूं आपको। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा कि निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा है कि एक लाइन है, ये लाइन दी गई है जिसका इक्वेशन हमें दिया गया है 3x माइनस के 4y एंड -16 इज इक्वल टू 0। और एक कोई पॉइंट है बाहर, ये पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज -1,3। इससे इस पे लंब डाल दिया, ठीक है ना। और इस लंब के पाद यानी कि फुट, जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो ये लंब पाद कहलाता है। ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट h कोमा मैं k कह देता हूं, ठीक है ना, h कोमा k कह देता हूं, तो मुझे ये जो पॉइंट है वो निकालने हैं। ठीक है, तो देयर इज सो मेनी मेथड्स इन क्वेश्चंस को करने के। अगर आपको चीजें पता होंगी तो कई तरीके हो सकते हैं करने के। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे अगर आप करें तो मेरे माइंड में एक योजना है, अगर आपको समझ में आ जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले ये तो आपने किया है ना कि मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूँ, है ना। इस रेखा का समीकरण निकाल लेता हूँ, इस वाली का। और इस रेखा का समीकरण आपको पता ही है। फिर हमें दो समीकरण पता चल जाएंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और हमें पता है कि अगर दो रेखाओं, इन दोनों रेखाओं को मैं सॉल्व करूंगा, है ना, जब मैं इनको हल करूंगा, और हल कैसे करूंगा, क्लास 10th के तरीके से, चाहे विलोपन विधि लगा लूंगा, प्रतिस्थापन लगा लूंगा, ब्रज गुणन लगा लूंगा, या कोई भी विधि लगा लूंगा जो अवेलेबल है आपके माइंड में, जो आपको आती है। तो आपको हल करने के बाद में हमें x और y के आंसर मिलेंगे। x इज समथिंग एंड y इज समथिंग। देन जो भी आएगा x कोमा y वो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो इट मीन्स जो सबसे पहला काम है, हम एक काम कर लेते हैं, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नामकरण कर ले ताकि अच्छे से समझ में आए। सपोज कर लो ये वाली लाइन तो हमारी ए बी है, ठीक है ना, आपके पास में। इसको मैं पॉइंट को कह देता हूं, इस पॉइंट को मैंने कह दिया एम कैपिटल और इसको कह दिया मैंने एन। ठीक है, तो अब पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। mn का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे mn का ना ढाल चाहिए, ठीक है ना। mn का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिएगी। एक तो मुझे चाहिएगी ढाल, यानी कि वी वांट m, और दूसरा चाहिएगा मुझे एक पॉइंट चाहिएगा, है ना। आपके पास में एक पॉइंट चाहिएगा और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। जो m पॉइंट है -2,3। और जब ये दोनों चीजें मुझे ज्ञात हो जाएंगी तो फिर मैं, एक मेथड होता था y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, बिंदु ढाल रूप, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं mn का इक्वेशन निकाल लूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, ढाल। अब ढाल कैसे निकालें, चूंकि उसने कहा है कि लंब है, इट मीन्स ये जो लाइन है ना, ये इस पर लंब है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका ढाल m1 है इस वाली लाइन का, और मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं कि इसका ढाल m2 है, तो दैट्स वेरी सिंपल टू से कि जब दोनों लंब हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा, है ना। तो इस वाले रूल का यूज करते हुए मैं ढाल निकाल लूंगा, बिंदु गिवन है, देन उसके बाद हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। तो जितनी बातें हमने करी हैं उसको आप बोर्ड पे उतारने का समय आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, कि रेखा जो AB है, AB का मैं ढाल
निकाल लेता हूँ, ए बी का जो ढाल होगा, ढाल उसको मैं कह देता हूँ m1 है। और मैंने कहा था कि अगर इक्वेशन आपकी कोई भी रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है तो दैट्स वेरी सिंपल, हम ये कह सकते हैं कि m जो होगा वो माइनस एक्स का गुणांक बटे y के गुणांक से हम डायरेक्टली ही ढाल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग देखो माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक आ जाएगा, तो m1 जो है मेरी वो आ जाएगी 3/4, ठीक है ना। तो अब अगर मैं मान लूं कि माना रेखा जो चित्र में हमने बनाई है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, mn का जो ढाल है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं m2 है। और चूंकि हमें बात पता है कि जो AB है और जो mn है ना, वो दोनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं, तो सीधी सी बात है कि m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई -1 हो जाएगा, ये लंब होने का प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। तो m1 का वैल्यू हमने निकाला है 3/4 गुणे m2 का जो वैल्यू रहेगा, m2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज -1। तो m2 कितना आ जाएगा -4/3, -4/3। तो अब आपका m2 निकल गया। अब देखो ध्यान से देखना, तो रेखा mn का समीकरण आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, और आपको पता है कि x1 y1 का काम कौन करेगा इस केस में, ये वाला पॉइंट, तो y-3 और यहाँ पे m का काम करेगा m2 जो है ना, वो निकाला -4/3 और x माइनस x1 का काम करेगा -1, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर छोटा लग गया, तो दैट इज y-3 और माइनस का 4/3 एंड x प्लस 1, इस 3 को उधर ले आओ, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x एंड -4। तो अगर मैं सबको इधर ले आता हूँ उठा करके, आ जाएगा 4x प्लस के 3y माइनस 9 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 3y एंड आपके पास में जाएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। इसको तो पहली इक्वेशन कह लेते थे और ये हमारे आगे दूसरी। अब आप देखो दोनों इक्वेशंस हमारे सामने आ गई हैं। अब अगर मुझे इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किस पॉइंट के हमारे पास में निकालने हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि लंबपाद, अंग्रेजी में कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इस वाले के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं समीकरण, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी है को सॉल्व कर लूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिस इज 3x माइनस 4y एंड माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन -4x प्लस के 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्लास 10th में 4 तरीके थे। तो सबसे पहला तो विलोपन था, दूसरा प्रतिस्थापन था, तीसरा ब्रज गुणन था और चौथा ग्राफ वाला था। तो ग्राफ वाला तो लगाएंगे नहीं, अब चाहे वो तो इसमें विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन, मुझे सबसे सरल लगता है ब्रज गुणन, आपने सीखा होगा तो मैं ब्रज गुणन लगाऊंगा। तो ब्रज गुणन से क्या करेंगे, तरीका ये होता है कि यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे -y लिखेंगे और यहाँ पर आपका 1 लिखेंगे, ठीक है। और जब x के नीचे लिखते हैं, है ना, इस वाले को छुपा लेंगे, तो 5 चौक 20 माइनस का 20 माइनस 16 × 48 माइनस के 48, ठीक है जी। तो y के नीचे जब लिखेंगे तो -5 × 15 और माइनस और 16 चौक 64 माइनस का 64, ठीक है। और 1 के नीचे जब लिखेंगे 3 × 9 माइनस 4 चौक 16 वो भी माइनस का, ठीक है। ये आपका ब्रज गुणन से सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों को मुझे पता है कि पता नहीं है ब्रज गुणन क्या है, क्लास 10th में आप लोगों ने सीखी होगी, जरूरी नहीं है ब्रज गुणन लगाओ, आप कोई अन्य विधि से कर लो, है ना, अगर नहीं आता। लेकिन मेरा सलाह ये है आप लोगों से, आप इसको सीख लें, ठीक है। बड़ा ही छोटा और सिंपल तरीका होता है करने का। तो x बटे, बेटा ध्यान से देखो, 48 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 28 इज इक्वल टू माइनस का y बटे आ जाएगा, और 64 में से जब हम लोग 15 घटाएंगे, है ना, 64 में से आप घटा लो 15 तो 9 और 4 49, यहाँ आ जाएगा 49, दैट इज इक्वल टू 1/25, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा 25, ठीक है। तो अगर हम देखें अब x का मान निकालना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है नहीं, तो प्रथम व तृतीय
तृतीय पद लेने पर तो क्या बनेगा, दैट इज x अपॉन 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, दैट इज x इज इक्वल टू 28 अपॉन 25, ठीक है ना। तो हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ठीक आई है क्या, देख ले जरा एक बार, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम सही जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं आंसर सीट में एक बार देख लेता हूँ। 68/25 है, कितना है, 68/25 है x का मान। तो x का मान 68/25, तो हमने यहाँ पर इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, जब मैंने मल्टीप्लाई करी होगी x के, इसको रखा होगा दिस इनटू दिस, अच्छा माइनस माइनस प्लस के 20 होगा ना यहाँ। तो भाई देख लो ना, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और जब ये होगा तो यहाँ 68 ही आएगा, सही बात है। तो जब यहाँ 68 आएगा इट मीन्स हमारे पास 68 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 68/25। अब ले लो सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड से तो सेकंड क्या है, माइनस के y अपॉन 49 इज इक्वल टू 1/25, दैट इज y इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 49/25। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, तो जो पॉइंट है, जो आंसर है वो x कोमा y होगा, यानी कि 68/25 कोमा माइनस के 49/25, दैट्स ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ताकि जल्दी से इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जा सके बेटा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखा जाए तो बहुत सरल सवाल है, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि मूल बिंदु से रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से -1 2 पर मिलता है, तो m और c के मान बताना। मतलब देखो समझो सवाल को, पहले क्या करो, समझ लो। देखो सपोज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज अ लाइन, और इस लाइन का जो इक्वेशन है मैं कह देता हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c को अगर आप याद रखो, अगर आप ध्यान दो, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये ढाल अंतःखंड रूप है ना, किसी भी लाइन का, जो हमने 10.3 के इंट्रोडक्शन में ही सीखा था ना, 10.2 में सीखा था। तो अब उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास इस मूल बिंदु से, ये जो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं और O से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मूल बिंदु से हम इस पर एक लंब डाल लें, तो जब ये इस लाइन को स्ट्राइक करता है, जब इस लाइन को कट करता है, तो जो पॉइंट मिलता है वो -1,2 है। इतनी इंफॉर्मेशन दी है। तो कह रहा है M और C के मान बताओ, तो बहुत आसानी से निकलेंगे M और C के मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बात सुनो मेरी, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो हम इसको अगर नाम दे दें, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है ना, और इस पॉइंट को मैं N कह लूंगा और इसको मैं कह लूंगा O तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो जो रेखा AB है, रेखा AB का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है ना, का अगर हम ढाल देखें वो कितना होगा, आप बता सकते हो उसका ढाल कितना होगा। अरे भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो जो x का गुणांक होता है ये तो ढाल होता है, इट मीन्स इसमें जो ढाल है उसका m होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं निकाल रहा हूँ रेखा जो ON है, ये जो ON है ना, ON का मैं ढाल निकाल रहा हूँ, का जो ढाल है, का ढाल, और उसको मैं कह देता हूँ जो ढाल है निकाल लेता हूँ, सीधी सी बात है, डायरेक्ट ही। आपको पता है 2 पॉइंट्स आपको पता है, और अगर आपको 2 पॉइंट्स पता होते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, दिस इज x1 एंड कोमा y1 एंड दिस इज x2 कोमा y2, तो अगर हम इसका m निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला होता है ढाल ज्ञात करने का। तो हम इसका ढाल कैसे निकालेंगे भाई, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, दैट इज माइनस का 2, ठीक है ना। अब आपको पता है जो AB है ना, जो ON है वो AB पर लंब है, सीधी सी बात, लंबी तो कहा है, AB पर लंब है। तब हम एक बात ध्यान रखते हैं, तब क्या होता है कि जो रेखा AB का जो ढाल है, रेखा AB का जो ढाल है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ रेखा ON के ढाल से, रेखा ON का ढाल से, तो मुझे क्या मिलता है जानते हो, -1। वही कंडीशन
कि अगर हमारे पास में दिस इज ये कोई लाइन है और ये दोनों आपस में लंबवत हैं, इसका ढाल m1 है, इसका ढाल m2 है ना, आपके पास नीचे भी कर सकते हैं इसको, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन जो होगा प्रवणताओं का वो -1 होगा। लंब होने का यही कंडीशन होती है। तो जब ये लंब है तो कंडीशन, इसका ढाल कितना निकाला हमने, m निकाला है, इसका ढाल हमने निकाला है -2 इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं देखूं तो 2m इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं आसानी से, बड़े प्यार से, कि जो m है ना, ठीक है ना, जो m है ना, m हमारे पास 1/2 आ जाता है, m हमारे पास 1/2 आ जाता है। अब बचा हमारा c, कहाँ निकला, अब है निकालना c निकालने के भी कई तरीके हैं। अब देखो ध्यान से, हाँ ये तो एक आंसर आ गया। देखो यहाँ चूंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु कौन सा, ये वाला -1, 2 है ना, आपके पास में स्थित है। अगर स्थित है तो भैया ये रेखा को संतुष्ट करेगा। भाई आपको बात कहा था ना, समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, x और y में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक समीकरण है। समीकरण क्या होता है, x और y में एक ऐसा संबंध होता है जो रेखा पर स्थित सभी पॉइंट्स के लिए ट्रू होता है, सत्य होता है। तो सीधी बात है, अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है ना, x की जगह ये, y की जगह ये भर दूंगा तो संतुष्ट रहेगा ये, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में -m प्लस सी, ठीक है ना। क्या करा मैंने y की जगह 2 रख दिया, m की जगह -1 रख दिया, और अभी आपने क्या करा, m की वैल्यू निकाली, भर दो उसमें, ठीक है ना। तो आपके पास में 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी, यहाँ लिख दो। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि m इज इक्वल टू है 1/2 जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसको उधर ले आओ कि 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू सी, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 जो है वो सी आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सी आ जाएगी 5/2। ये ना आपकी समझ को, मैथमेटिक्स की ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है ना, आपकी समझ को बहुत बढ़िया मजबूत कर देगा अगर आपने कायदे से इन सवालों को कर लिया तो, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसके अंदर होनी हैं, हो रही हैं, और आपने पहले भी देखी हैं, और आगे एक एक्सरसाइज और आएगी विविध प्रश्नावली, उसमें तो आपका दिमाग ही बिल्कुल टेबल पे आ जाएगा, इतना अच्छी एक्सरसाइज है वो, है ना। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए एक और दमदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक ठाक कोई सवाल है, और देखते हैं क्या करना है। कह रहा है कि यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और x sec थीटा और प्लस y sec cosec थीटा इज इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध करो। अच्छा देखो सवाल को समझो पहले, उसने क्या कहा है कि अगर ये मूल बिंदु है ना, एक लाइन ये है, और जिसकी इक्वेशन में बोल देता हूँ x cos थीटा एंड माइनस y sin थीटा, ठीक है ना, और इसको इज इक्वल टू है k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा आपके पास में, ठीक है ना, k cos 2 थीटा, और इससे डाले गए इस पॉइंट, अगर ये मूल बिंदु है 0,0, तो इससे डाले गए लंब की जो लंबाई है, उसने कहा है ये लंबाई है p। एक दूसरी लाइन है कहीं को, आई डोंट नो कि मान लें ऐसे है, इस तरीके से दूसरी लाइन है, और वो है x sec थीटा, ऐसी फिगर बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, y cosec थीटा इज इक्वल टू है k, और इससे डाले गए लंब की लंबाई जो है मूल बिंदु से, उसको कहा गया है q। तो मेरे को ये वाला प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर कोई लाइन, ठीक है ना, अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में हो, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट यहाँ पर हो, दिस इज x1 एंड कोमा y1, और उससे डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ये वाली लंबाई, इस लंबाई को अगर मैं d कह दूँ, या इसको लंबाई को मैं ON कह दूँ, सर ठीक है ना, ON कह दूँ, तो ON को निकालने का तरीका होता था कि मोड ऑफ AX1 प्लस BY1 एंड प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये एक तरीका था लंब की लंबाई ज्ञात करने का, लेकिन वहाँ पर हमने एक स्पेशल केस डिस्कस नहीं किया था, तो अब कर लेते हैं। अगर बाई चांस ये लाइन तो एज इट इज रहे कि ए एक्स प्लस के बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है ऊपर वाला वो पॉइंट मूल बिंदु हो जाए 0,0 हो जाए, तब ओ एन क्या बनेगा, तब लंब की लंबाई ओ एन क्या बनेगी। देखो जब भी 0 0 इसमें भरेंगे तो एक्स की 0, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो केवल ऊपर बचेगा मोड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना आपके पास में, ए का स्क्वायर एंड प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर किसके लिए, ये फॉर्मूला यूज करना है जब हम मूल बिंदु से लंब की लंबाई की बात करते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने जो कहा है वो मूल बिंदु से ही लंब डाले गए हैं, है ना। तो सबसे पहला काम तो ध्यान से देखो कि इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले p के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए कर लेते हैं, p के लिए। तो मैं जनरली इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिगर को, और अलग अलग मैं फिगर बना करके काम करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। देखिए कैसे करूंगा, बहुत सरलता से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ये मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और इससे हमारे पास इस लाइन पे हमने ये लंब डाल दिया, और इस लाइन का जो इक्वेशन हमने लिखा है वो है x cos थीटा एंड प्लस के y sin थीटा, दैट इज माइनस, है ना, माइनस sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, है ना। अच्छा, हमने जो इक्वेशन लिखी है बेटा वो इक्वल टू 0 में है ना। तो जनरल फॉर्म में बराबर 0 लेके चलते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस के कॉस थीटा को इधर ले आते हैं ताकि बराबर 0 बन जाए। तो मैं यहाँ से इधर लेके आऊंगा, माइनस में हो जाएगा तो बराबर 0, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और डाले गए लंब की लंबाई बेटा है p, कितना है p। तो p फाइंड आउट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मोड ऑफ c, और c का काम करेगा ये वाला पोर्शन, माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बिकॉज हमने वहां क्या पढ़ा था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। और अगर p को देखा जाए माइनस हट जाएगा तो आ जाएगा k cos 2 थीटा अपॉन, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, है ना। तो दैट इज p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी k cos 2 थीटा। इतना समझ में आपको आ गया होगा आराम से, इसको यहीं छोड़ के चलेंगे। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और लाइन जो दूसरी दी गई है वो दी गई है x sec थीटा एंड प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के, है ना। तो उसको माइनस के बराबर 0 कर लो, और मूल बिंदु से 0,0 से आप इसको लंब डाल लो, है ना। उस लंब की लंबाई उसने दी है क्यू अकॉर्डिंग टू दिस पी एंड क्यू, ठीक है। तो क्यू कैसे फाइंड आउट होगा, क्यू फाइंड आउट होगा कि मोड ऑफ सी का काम करेगा के अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास में आ जाएगा। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। तो क्यू का वैल्यू थोड़ा सा अगर सही करेंगे तो के तो प्लस में हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ, मैं एक काम कर लेता हूँ नीचे ना, इसको लिख लेता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। टिग्नोमेट्री का सदुपयोग ये होता है, टिग्नोमेट्री का सदुपयोग, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एंड के अपॉन, ठीक है नहीं, के अपॉन, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा दैट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है इसमें बस, बाकी तो एडजस्टमेंट है मेरे बेटे, ओके। तो अब अगर क्यू को थोड़ा और सही करके निकाला जाए, क्यू इज वॉट, क्यू आ जाएगा के अपॉन, देखो एक बात सुनो, अगर ध्यान से आप देखोगे क्यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये तो हो जाएगा 1, महसूस कर रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर है, इनका दोनों का अंडर हट जाएगा, तो ये जाएगा के अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये घूम के जाएगा ऊपर, तो क्यू का जो मान है वो आ जाएगा क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपके पास में आ गया के, कहाँ गया इसमें से यार, हाँ ये के है,
यहाँ पे क्या है, k है। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा, k है। ओके, तो हमने p भी निकाल लिया है और आपके सामने q भी निकाल लिया है। तो जो प्रूव करना है हमें, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है वट के पी स्क्वायर एंड प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाना है k स्क्वायर के। ठीक है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, p की वैल्यू रखो, p क्या है, k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको q की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, k साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपके पास में ध्यान से देखो, यह आ जाएगा k स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस, अच्छा एक काम कर लो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो रुक जाओ, इसे लिखो k स्क्वायर और यह जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, k स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा एंड प्लस 2, इसको 2 को इसके साथ ले जाओ कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, साइन 2 थीटा का। खंगाल लो ट्रिग्नोमेट्री बैठ के, है ना। तो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो फिर से 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोण तो बराबर है ना भाई, आपको पता है ना, कोण बराबर हो तो ये 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इंटू 1 दैट इज आपका आ जाएगा के स्क्वायर, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सॉरी राइट हैंड साइड थी, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। जो क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सरल सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसको हिंट दे करके ही छोड़ दूं। चल जाएगा काम, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके के काफ़ी सवाल कर लिए हैं, लेकिन पढ़ने से आपको लग रहा होगा सर कहाँ करे हैं, लेकिन करे हैं। देखो मैं समझाता हूँ करना कैसे है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसी तरीके से पॉइंट्स को फॉलो करते जाना, जो जो मैं बात बोलूँगा उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को, इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। देखो क्या रहा है, पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या रहा है। देखो उसने कहा शीर्ष A 2,3, B 4,-1 और एक C है 1,2। तो अगर आप बना लो इसको इस तरीके से, ठीक है ना, आप बना लो इसको इस तरीके से, और सपोज कर लो ये A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड B इज व्हाट, B है हमारे पास में 4,-1 एंड C जो पॉइंट है वो 1,2 है, 1,2 है आपके पास में, है ना। तो वाले त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए के सम्मुख पर लंब डाल, सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, वहां से मिसिंग है। शीर्ष ए से सम्मुख भुजा, यहाँ पे आ जाएगा भुजा, है ना, सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डाल देना है, ऐसे करके। यहाँ पे इस पॉइंट को आप कुछ भी कह लो, ए बी सी, इसको डी कह लो। तो डाला गया लंब, है ना, लंब डाला गया है। लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ये आपको AD फाइंड आउट करनी है, नोट कोई बड़ी बात नहीं है। और इस लंब का समीकरण बताना। भाई सिंपल सी बात है, पहले देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे कि पहले आप इस नीचे वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे। पहले आप क्या निकालोगे, स्टेप 1, मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग कर लेना। फिर स्टेप 1 में क्या करना है, BC का समीकरण निकालो। ठीक है, BC का समीकरण कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट्स आपको पता होते तो y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। तो स्टेप 1 में लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, इससे आप निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, BC का ढालने, देखो हमें समीकरण किसका निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको लंब की लंबाई। तो सब फिर क्या करोगे, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप स्टेप सेकंड में क्या करोगे, पहला आंसर निकालोगे। क्या निकालोगे कि A से BC पर डाले लंब की लंबाई ज्ञात करोगे। लंब की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला वही होता है, इज व्हाट, दिस इज A, ये हमारे पास में कितना है, ये BC है ना, और इसका इक्वेशन AX प्लस के BY
प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप वाला आ जाएगा। तो बेटे ये वाला जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हो, अगर ये x1 y1 होगा तो आपको पता ही है डाले गए लंबाई की लंबाई हमारे पास में, इसको a कहा, इसको आपने d क्या रखा है, तो AD कैसे निकलेगा, AD निकल आएगा कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस के c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे ये काम, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, करा है बहुत बार आपने ये काम किया है, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका इक्वेशन भी निकालना है, तो इक्वेशन निकल जाएगा यार। देखो इस पर एक पॉइंट पता है, ए हमें पता है, तो इसका ढाल निकाल लेंगे। एडी का ढाल कैसे निकालेंगे, एडी का ढाल निकालेंगे क्योंकि बीसी का ढाल पता है, और आपको पता है एसी और बीसी दोनों एक दूसरे के लंब है, तो अगर इसका ढाल m2 m1 है, इसका ढाल m2 होगा, तो फिर लंब वाली कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लगा करके तो m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी m2 का मतलब इसका ढाल निकल आएगा, उसका ढाल निकलने का एक पॉइंट पता ही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो फिर इसका इक्वेशन निकल आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे इतनी देर में तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता जो आपको कहानी बताई है, लेकिन चलिए मैं आपके लिए ये काम छोड़ता हूँ ताकि आप भी थोड़े दिमाग के अपने घोड़े दौड़ा लो। आंसर 100% आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम सवाल 18 की तरफ। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, सरल सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थकान सी आ रही है, तो बेटा ये पूरा एक्सरसाइज का जो 4-5 लेक्चरों में आपको मिला है ना, ये मैं सुबह से लगातार शूट किया है, सब बढ़िया। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंत में मेरा भी एनर्जी लेवल डाउन हुआ है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हो सकता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हूँ। और क्या कह रहा है देखो, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो तो सिद्ध करो। बहुत आसान है। देखिए आप एक बात सुनो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक लाइन है जो अक्षों पर ये अंतःखंड A काटती है और ये अंतःखंड B काटती है। तो आप इस पॉइंट को अगर कहेंगे A, इस पॉइंट को अगर कहेंगे B, तो आप AB का समीकरण क्या होगा, AB का जो समीकरण है बता सकता है कोई? हाँ, वो होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, अंतःखंड रूप है ना। अब इस पे हमने यानी कि इसका इक्वेशन बनेगा x अपॉन ए एन प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और इससे हमने मूल बिंदु पे डाला एक लंब जिसकी लंबाई है p, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपको पता लंब डालने की कंडीशन फिर मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर ये लाइन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट x1 और y1 से डाले गए लंब की लंबाई अगर हम निकालेंगे ON कह लो इसको, तो हाउ टू फाइंड इट, इसको लंब की लंबाई को हम अगर p कह दें तो p कैसे निकलेगी, ये पॉइंट इसमें भर देते हैं, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ x के गुणांक का स्क्वायर a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लेकिन हमारी इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में और बराबर 0 होना चाहिए, तो हमने बराबर 1 ले रखा है। तो हम एक काम करते हैं, देखो मैं यहाँ इस फिगर को बड़ा सिंपल करके इस पॉइंट को हमने कहते हैं जहाँ से लंब डालना है, ये है मूल बिंदु 0,0, और ये जो लाइन है वो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो मैं -1 बराबर 0 कर लेता हूँ, उससे डाले गए लंब की लंबाई उसने कहा है कि p है, कितनी है मेरे पास में, p है। तो जब ये p है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला p विल इक्वल कि ये वाला पॉइंट इसमें भर देंगे 0 मॉड ऑफ 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना है 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है आपके पास में, और दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब एक काम करो, इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाओ और पी को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो हमें यही प्रूफ उसने करवा रहा था, चेक कर लो। तो बेटे ये होगी एक्सरसाइज आपकी खत्म। अब बढ़ते हैं इसकी बहुत ही दमदार एक्सरसाइज की तरफ, विविध प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। धन्यवाद।